नमस्कार, मैं तेजस्विता। वीरेंद्र डंगवाल ने लिखा है कि कवि का सौभाग्य है पढ़ लिया जाना, जैसे खा लिया जाना अमृत का सौभाग्य है। सच में अगर किसी कवि को पढ़ा ना जाए, उसे सुना ना जाए, तो वो उस फूल के भांति ही हो जाता है जिसकी अभिलाषा तो होती है उस पथ पर बिछे जाने की जहाँ से अनेक वीर गुजरते हैं, लेकिन उसे कभी डाली से तोड़ा भी न गया हो। आज हम कविता के संदर्भ में फूल और अमरूद का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिल से गुफ्तगू में जो आज हमारे मेहमान हैं वो एक कवि भी हैं, लेखक भी हैं और एक प्रकृति प्रेमी भी हैं। मुलाकात करिए शिशिर सोमवंशी जी से। नमस्कार। अगर मैं एक कवि से बात कर रही हूँ तो मैं शुरुआत इसी सवाल से करूँगी कि उनकी कविता की शुरुआत कहाँ से हुई? कविता का आरंभ हमेशा ही जैसे कहते हैं कि कहीं ना कहीं कोई बीज पड़ता है, तो परवरिश में कुछ बीज इस प्रकार के होते हैं माँ बाप के जरिए या कहीं से एक ऐसा माहौल मिलता है आपको जहाँ से कविता या साहित्य के प्रति अनुराग आपको आता है, और वो अनुराग किसी में बहुत जल्दी आ जाए या किसी में बहुत उम्र के बाद आए, लेकिन वो अनुराग उत्पन्न होना आवश्यक है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझ में ये थोड़ा जल्दी हो गया था क्योंकि बचपन में कविताओं को पढ़ने की आदत पड़ी और माँ बाप पढ़ते थे, तो उनके साथ देखने सुनने के साथ स्वयं भी ये लगा कि कुछ लिखा जाए या कुछ सुना जाए या कुछ समझा जाए या अपनी बात को मैं भी कहूँ कि लोग उसको पढ़ें या सुने। तो वो आरंभ वहाँ से हुआ, और एक सहयोग जो मिलता है, साथी संगी जो हमारे होते हैं बचपन के, वो भी प्रोत्साहित करते हैं, वो भी आपको कहते हैं कि आपके शब्दों में कुछ ऐसी बात है कि आप जो कह रहे हैं वो अच्छा है, और वही जो प्रसन्नता होती है, वो जो प्रोत्साहन मिलता है, उससे धीरे धीरे व्यक्ति लिखने की तरफ बढ़ता चला जाता है। मेरे साथ ये अच्छा हुआ कि पहली चीज़ तो सबका सहयोग था, दूसरी चीज़ एक प्राकृतिक वातावरण जो था। मेरा बचपन उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर शिक्षा दीक्षा हुई, वहाँ पर गुजरा, तो प्रकृति के सानिध्य में कविता और पनपती है। अच्छा। तो अगर हम प्रकृति को देखते हैं, प्राकृतिक सुरम्य वातावरण में रहते हैं, तो कवि का हृदय और उल्लसित होता है और वो लिखने के प्रति और अधिक प्रोत्साहित होता है। तो वो भी एक बहुत बड़ा एक कारक रहा है। और जब हम सेवा में आए तो सेवा भी इस प्रकार की मिली कि वन सेवा में रहने के कारण, एक वरिष्ठ वानिकी वैज्ञानिक होने के कारण मुझे प्रकृति का सानिध्य अधिक मिला, और देश भर में घूमने फिरने का, अन्य क्षेत्रों में जाने का सौभाग्य, और अलग अलग जो संस्कृति के लोग हैं, सभ्यताओं के लोग हैं, उनसे मिलने का सौभाग्य मिला। तो सबकी अपनी अपनी कहानियाँ होती हैं, और बहुत सारी कहानियाँ जो लेखक देखता है, वो कहानियाँ वो लोग नहीं कह पाते हैं, लेकिन कवि या लेखक कह जाता है। तो एक माध्यम बनने का सौभाग्य हमको मिलता है, कवियों को मिलता है, लेखकों को मिलता है, और बचपन से जो सफ़र शुरू हुआ वो अभी भी जारी है। तो एक अच्छा कवि दूसरा साहित्य भी पढ़ता है, और दूसरे साहित्य से भी बहुत सारी प्रेरणा हमको मिलती है। तो तेजस्विता जो ये हुआ कि दूसरों को पढ़ने के साथ भी लिखना और अच्छा होता चला गया, या लिखने के और प्रेरणा मिलती चली गई, और अच्छा लिखने की भावना बलवती होती चली गई। मतलब ये जब लोग कहते हैं कि एक कवि को बनाने में या एक इंसान को बनाने में समाज का योगदान होता है, तो वो गलत नहीं होता। बिल्कुल, और बिल्कुल। आप उसके साक्षात उदाहरण हैं। और मैं यही सवाल पूछूंगी कि आप प्रेम पर भी लिखते हैं, आप प्रकृति पर भी लिखते हैं। जी जी। अगर किसी का दिल टूटता है या कुछ भी होता है, अपने प्रेमी से थोड़ा जुदा हो जाता है या फिर उसे विरह की भावना आती है, तो वो कोशिश करता है कि प्रेम के 2 शब्द लिख सके जी। लेकिन प्रकृति पे हर कोई नहीं लिख पाता। आपने प्रकृति को क्यों चुना लिखने के लिए? देखिए, प्रकृति को चुनने का कारण भी था कि जब प्रेम में विरक्ति होती है, प्रेम में मोहभंग होता है, तो व्यक्ति को एक रास्ता चाहिए कि जहाँ पर उस मोहभंग से निकलने के लिए कोई माध्यम मिले। तो प्रकृति का जो सुरम्यता है, प्रकृति के जो विभिन्न तत्व हैं, वो हमें ऐसा बनाते हैं कि जहाँ पर हम उन अवस्थाओं से भी निकल जाते हैं। कोई एक माध्यम इस प्रकार का है जहाँ प्रेम ही प्रेम भरा पड़ा हुआ है। प्रकृति ही अगर आप देखें तो देने में की भावना से भरी हुई है, चाहे वृक्ष हैं, चाहे नदियाँ हैं, चाहे झरने हैं, तो चाहे जल मिलना है, चाहे हवा मिलनी है, वो प्रकृति अपने में देने का कार्य करती है। तो जो कवि उस भावनाओं से निकल चुके हैं, वहाँ से गुजर चुके हैं, उनकी कविताओं में वो तत्व आते हैं जिनसे हम लोग
स्वयं को चिन्हित कर लेते जी। हैं, श्रोता और पाठक स्वयं को चिन्हित कर लेते हैं। तो वही कविताएं भी हमको, गीत भी हैं, वो माध्यम देते हैं कि अपना दर्द हम दूसरे में बांटते हैं और कहीं भी दूसरे के दर्द को भी कम करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, वाह, बेशक। तो मैं कहूँ कि आप मंच संचालन में भी माहिर हैं, यूँ कहूँ तो वो आपकी यूएसपी है। तो आज के वक्त में या हमेशा से ये जी। होता रहा है कि एक कवि है और दर्शक हैं, उनको पढ़ने वाले हैं, उनको सुनने वाले हैं, लेकिन उन्हें जोड़ने के लिए एक पुल चाहिए होता है। बिल्कुल। कहीं एक पब्लिशर्स वो पुल बनते हैं, तो जब बात मंच की होती है तो जो संचालक है वो पुल बनता है। तो आपके लिए किसी एक नए जगह पर जाना और नए कवियों के साथ रहना, और ऑडियंस भी आपकी नई है जी। लेकिन आपको वहां नए होने के बावजूद भी उन दोनों को महसूस कराना है कि ये आपके अपने हैं और मैं भी आपका अपना हूं, कितना मुश्किल है। और ये ललक उनके अंदर पैदा रखना, ऑडियंस के अंदर, कि आप इस समय प्रस्तुत सारे कवियों को सुनकर ही जाए, ये आपके लिए कितना मुश्किल हो पाता है, और उस वक्त का जो भी मन में द्वंद्व चल रहा होता है उसके बारे में हमें बताएं। जी, बहुत मुश्किल होता है। और कवि जो सोचता है, जो लिखता है, वो कवि ने अपनी भावनाएं लिख दी। और मंच पर जब आप जाते हैं तो मंची प्रस्तुतियाँ लिखी हुई प्रस्तुति से बिल्कुल अलग होती हैं, बिल्कुल भिन्न होती हैं। जब एक तरफा मार्ग होता है, जब कविता रचने का मार्ग एक तरफा मार्ग है, आप कमरे में बैठे या कहीं पे कलम उठाई और आपके दिल में जो आया आपने लिख दिया, चाहे वो छंद में हो या बिना छंद का हो, उसको आपने देखा, आपको अच्छा लगा और सहेज लिया। लेकिन जब हम उसको ऑडियंस में लेके जाते हैं, पब्लिक में लेके जाते हैं, तो वो सुनाने का अंदाज भी होना चाहिए, वो बताने का तरीका भी होना चाहिए। अगर हम सीधी सीधी कविता मंच पर जाकर पढ़ देता है, चाहे कोई कवि पढ़ता है, चाहे संचालक, उसमें इस तरह का प्रभाव नहीं उत्पन्न कर पाता कि कवि जो कविता पढ़ रहा है वो कविता समस्त दर्शकों तक पूरी तरह पहुँचे। और कभी कभी तो जो अच्छे मंच संचालक होते हैं उनको कहना पड़ता है कि हमको जो श्रोता समूह को जगाए रखना है, और श्रोता समूह सो तो नहीं रहा है, लेकिन उसके अंदर उत्साह की कमी कभी कभी हो जाती है। उत्साह की कमी इस प्रकार से होती है, जब मंच संचालक मंच पर बैठता है तो वो देखता है कि जो कवि पढ़ रहे हैं उनका उत्साह कभी कम ना हो, क्योंकि जो कवि अपनी तरफ से तो आया है, वो अपना सबसे अच्छा जो उसके पास सामान है वो श्रोताओं के लिए लेकर आया हुआ है। लेकिन अगर उसने पढ़ना शुरू किया और पढ़ने शुरू करने के दौरान उसकी जो अच्छी पंक्तियां हैं उस पर उसको दाद नहीं मिल रही है, और जो लोग श्रोता समूह में बैठे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं, वहाँ संचालक का जो रोल होता है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वहाँ पर यह आवश्यकता ये होती है कि देखिए, ये जो बात कही गई है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को आपको ध्यान से सुनना होगा। आप अच्छे गुणी श्रोता हैं, आप इस बात को निश्चित रूप से समझेंगे तो श्रोता के अंदर भी एक आत्मविश्वास आता है, श्रोता के अंदर भी एक जिम्मेदारी आती है कि इस कवि ने इतना अच्छा लिखा है तो हम उसको भी उतना ही सम्मान दें। अगर हम सम्मान नहीं दे पाएंगे तो मंच का अपमान हो जाएगा, या जो कवि उतना अच्छी तरीके से आपके सामने प्रस्तुतिकरण नहीं कर पाएगा। एक बहुत समस्या जो आधुनिक काल में आई है, मंच संचालन के दौरान समझ में आती है। मंच संचालन करते समय जो कवि स्वयं भी बैठे होते हैं मंच पर, वो भी आपस में बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट कभी नहीं करते हैं। जो एक मंच की परंपरा है, मंच की परंपरा ये कहती है जितने कवि मंच पे बैठे हैं या अध्यक्ष मंच पे विराजमान है, जो संचालक है, आपस में एक दूसरे की कविताओं को भी उतने ही ध्यान से सुने। तो कभी कभी संचालक होते हैं या कवि होते हैं या वरिष्ठ कवि मंच पे बैठे होते हैं, शायद वो भी एक दूसरे की बात में हामी भरते हैं, एक दूसरे की अच्छी बात को कहना सुनना या दोबारा कहलवाने का प्रयास करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि कविता पाठ कोई कवि करता है, बहुत अच्छा शेर उसने पढ़ा होता है, तो जनता ने सुना, जनता ने ताली भी बजाई, जनता ने उसको ग्रहण भी किया। लेकिन जो वरिष्ठ शायर होते हैं उनको लगता है कि ये बात इतनी तालियों की नहीं है, ये बात इससे ज़्यादा तालियों की हकदार है। तो वरिष्ठ कवि कई बार ऐसा करते हैं और संचालक ऐसा करते हैं। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की, इसको एक बार जरूर मैं सुनना चाहूँगा, एक बार इसको दोहरा सकते हैं, या और एक वो फूलों की माला या वो सब भी मंच के टेंट्रम हैं, ड्रामे हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं है,
वो ड्रामे इसलिए नहीं हैं, वो तरीके इसलिए नहीं हैं कि कवि को चढ़ाना है या किसी का विशेष सम्मान करना है, जो हकदार नहीं है उसको हमको आगे बढ़ाना, ऐसा नहीं है। जो कवि, जो कविता, जो उसकी शायरी वाकई अपना हक रखती है, उसको बढ़ाने के लिए साथी कवियों की भी भूमिका हो जाती जो मंच पर बैठे हुए हैं, और भूमिका हो जाती संचालक की, जो आपने बहुत अच्छी बात कही थी आरंभ में जब प्रश्न किया कि पुल तो अगर नहीं जोड़ेगा तो खाई बहुत लंबी हो जाएगी। बहुत सारे कवि सम्मेलन विफल ही इसलिए होते हैं कि वहाँ पे संचालक अपनी भावना का अच्छे से निर्वहन नहीं कर पाते, अपने कर्तव्य को अच्छे से निभा नहीं पाते। कई बार संचालकों की व्यक्तिगत पसंद होती है। संचालक की व्यक्तिगत पसंद है कि तेजस्विता जो कवित्री हैं वो कवित्री बहुत अच्छी पढ़ती हैं। अब उनको दूसरे कवि जो 8-10 और बैठे हुए हैं उनके बारे में उन्होंने पढ़ा नहीं, उनके बारे में उन्होंने जाना नहीं, तो केवल वो अगर एक कवि के बारे में या कवित्री के बारे में जानते हैं तो उसके बारे में अधिक बोलेंगे परिचय देते समय, उसको बुलाते समय, या उसको दाद बहुत अच्छी देंगे, या उसकी पुरानी कविताएं उनको याद होंगी, उन कविताओं से बुलाएंगे, या उन कविताओं की पंक्तियां दोहराएंगे या सुनाने का आग्रह करेंगे कि तेजस्विता वो वाली कविता आप सुनाइए। हाँ। तो ये चीज़ें अगर कवि संचालक पक्षपात में हो जाते हैं, बहुत सारे संचालक करते हैं। देखिए, संचालक का दायित्व तो ये भी है कि उसके पास अगर नाम दिया गया कि आज ये 5 से 7 कवि जो मंच पर बैठेंगे, अपनी कविता पढ़ेंगे, आप भी कोई इंटरव्यू करने जाते हैं इतनी, तो एक पूरा होमवर्क करते हैं। बिल्कुल। उसी तरह संचालक का भी काम है कि अपना जो गृह कार्य है या होमवर्क पक्के तरीके से करे। जो कवि आया है वो किस रस में पढ़ता है, किस भाव में पढ़ता है, पहले कितनी पुस्तकें उसकी प्रकाशित हैं, कौन सी उसकी शायरी ज़्यादा मकबूल है जिसको जनता सुनना चाहेगी, और जनता से परिचय हमको कराना होगा। और हर कवि का परिचय वो अच्छी तरह से कराता है, वही अच्छा संचालक भी स्वयं में उभर कर आता है, और उसके मंच पर जो कवि होते हैं वो भी बहुत उभर कर सामने आते हैं। बेशक। अभी जैसे आपने कहा कि मैं कहीं अगर जाती हूँ तो अपना होमवर्क करके जाती हूँ। जी। हमने थोड़ा सा जो होमवर्क किया है उससे हमें मालूम चला कि आपने 15 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। जी। अब एक लेखक से पूछना या एक कवि से पूछना कि उसकी सबसे पसंदीदा लेखनी कौन सी है, ये एक पिता से पूछने जैसा होगा कि उसका प्रिय पुत्र कौन सा है। इसलिए हम आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपकी प्रिय लेखनी कौन सी है, लेकिन सवाल मेरा ये है कि आप हमें बताएं कि आपने तमाम किताबें लिखी, कविताएं लिखी, कौन से ऐसे शब्द हैं, कौन से ऐसी नज्म है उनकी, या फिर कोई एक वाक्य अपनी किताबों में लिखा हुआ जिसको लिखते वक्त आप बहुत प्रभावित थे और उसे जब जब पढ़ते हैं तब प्रभावित हो जाते हैं? बहुत अच्छी बात आपने कही, और ये बहुत ही क्लिशे सवाल भी हो जाता है कि कवि या लेखक या जो कुछ भी रचना धर्मिता में संलग्न है उससे पूछे कि बेहतर क्या है, बेहतर कौन सा सबसे अच्छा आपको पसंदीदा होता है। बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक जो व्यक्तिगत तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी लेखक या कवि होता है, उसकी जो पहली पुस्तक होती है, फिल्मकार का जो पहली फिल्म होती है, नाटक करने वाले की जो पहला नाटक होता है, उससे महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता उसके लिए। वो पहला कदम अगर उस दुनिया में नहीं रखा गया होता तो वो पूरी यात्रा तय ही नहीं हो सकती है। तो किसी से भी पूछिए, सबसे मुश्किल भी वही है और सबसे प्रिय भी वही है, सबसे याददाश्त में रहने वाली भी चीज़ वही है। दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ कि जो अच्छा लेखक है, अच्छा रचनाकार है, उसको जो पुरानी रचनाएं हैं उसमें अगर उसको कमी नहीं दिखाई पड़ती है तो अच्छा लेखक, अच्छा कवि नहीं। समय के साथ उम्र बढ़ती है और अनुभव बढ़ते हैं आपके, तो वो अनुभव जब आप बृहत होते चले जाते हैं तो आपका लेखन समृद्ध होता जाना चाहिए। स्वयं की जो मेरी पुस्तकें बाद की आई हैं, मुझे उसमें लगता है कि बाद की पुस्तकें बेहतर हैं, परिष्कृत हैं, और विज्ञान पे भी हैं, कविताओं की भी हैं, बहुत सारे हैं जो अब प्रकाशित हो रहा है। निश्चित तौर से मेरा बेहतर है। जी, तो अभी आपने जैसे बताया कि समय के साथ एक मैच्योरिटी आनी चाहिए लेखनी में, और लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो भी किताब वो लिख रहे हैं या उनकी लेखनी में क्या एक कमजोर फैक्टर है या क्या मजबूत फैक्टर, जहाँ सुधार की गुंजाइश है, सुधार की गुंजाइश रहे। और साथ ही समय के साथ मैंने जो व्यक्तिगत देखा है, लोग सिलेक्टिव होते जा रहे हैं। कुछ लोग इससे हामी ना भरे, लेकिन लोग सिलेक्टिव होते जा रहे हैं। उनका हमेशा से ये कहना हुआ कि कला को आप जज नहीं कर सकते, कोई भी कला
या फिर कोई भी कविता अच्छी या बुरी नहीं होती। तो आप उस स्तर पे नहीं हैं, अगर आप लेखनी में नहीं हैं तो आप उस स्तर पे नहीं हैं कि आप किसी भी लेखनी को जज कर सके या उससे उसमें कमियां निकाल सके। ये कहाँ तक सच है? देखिए, एक लेखक के लिए, एक कवि के लिए ये मुश्किल सवाल है, लेकिन मुश्किल सवाल से ही आसान हल मिलते हैं। तो मैं इस बात से इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखता कि रचनाओं का आकलन नहीं होना चाहिए। रचनाओं का आकलन समय समय पर होता रहता है, लेकिन रचनाओं को प्रोत्साहित करने की भी आवश्यकता है। मान लीजिए एक नया लेखक है, नया बच्चा है जिसकी उम्र कम है, उसने लिखना शुरू किया, उससे हम उम्मीद करें कि 60 साल के जो 40 साल लेखन कर चुका है वो परिपक्वता उसके लेखन में आए। तो जज कहाँ करते हैं आप? जज वहाँ पे करेंगे किस परिस्थिति में लेखक ने लिखा, उसकी उम्र क्या है, और तब जज करना आवश्यक है। अगर आप उसको ना बताएं कि देखो आपने ये लिखा और इसमें ऐसा और भी अगर लिखा जाए तो इस क्षेत्र में और अच्छा लिखो, तो बात बन सकती है, तो वो हो सकता है। लेकिन ये जो एक लाद दी गई है बात, ये शुद्धतावादी बात है कि हमने कोई एक्सप्रेशन दिया, कोई एक्सप्रेशन देना, कोई एक्सप्रेशन अच्छा या बुरा तो होगा ही। आपके ट्विटर हैंडल पे एक लाइन लिखी हुई है, द लास्ट सेक्युलर, हम उसका मतलब जानना चाहेंगे। देखिए, वस्तुतः जो सेकुलर की परिभाषा है वो गलत तरह से ग्रहण की जाती है। सेकुलर होने का अर्थ ये नहीं है कि अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपनी सभ्यता को हम किनारे रखकर अन्य सभ्यताओं को अपनाएं या उनका सम्मान करें। जो ट्रू सेकुलर होगा या अंतिम सेकुलर होगा वो वही होगा जो अपने धर्म में भी पूरी आस्था रखेगा, अपनी सभ्यता, अपने देश, अपने कल्चर में पूरी आस्था रखते हुए भी जो दूसरा कल्चर है, दूसरा धर्म है, दूसरे देश हैं, उनके प्रति भी उतना ही आदर या सम्मान रखे, तभी ये स्थिति हो पाती है। और अंतर यही होता चला गया। मैंने लास्ट सेकुलर इसीलिए लिखा क्योंकि सेकुलरिज्म के नाम पर भी बहुत सारे झूठ हो जाते हैं। पूरी तरह सेकुलर होने का मतलब धर्महीन होना नहीं है, मतलब अपनी संस्कार विहीन होना नहीं। आप संस्कार विहीन होंगे तो आप कहीं के नहीं हैं, और सेकुलर तभी होंगे जब आपकी कोई ना कोई भावना तो है, जो भावना आपकी अपनी है उससे अलग भावना का सम्मान करते हैं, तभी आप सेकुलर हो सकते हैं। तो जो लोग आपको पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, उनमें से बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा कि सोमवंशी के साथ साथ आपका एक और नाम भी है, जो कि कहे तो वो ही नाम आपका आधार कार्ड पे भी छपा हुआ है, डॉक्टर संजय सिंह जी। और साथ ही आपको मैं ये भी बता दूं कि डॉक्टर संजय सिंह ये वन अनुसंधान केंद्र प्रयागराज के निदेशक भी हैं। तो आपको दो नामों की ज़रूरत क्या पड़ी? क्यों आपको लगता है, ये विचार है क्या कि नामों के साथ साथ कर्म जुड़ा होता है? देखिए, ये कवियों की और लेखकों की ये परंपरा रही, उनके दिमाग के खुराफात भी रहे हैं। अधिकांश जो कवि रहे हैं, अधिकांश जो लेखक रहे हैं, कि वो इतने क्रिएटिव हो जाते हैं, इतने रचनात्मक हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि जो नाम मेरा अभी का है उस नाम से अलग नाम हो वो भी मैं ही तय करूं। तो आपको देख के आश्चर्य होगा कि शिशिर सोमवंशी जो नाम है वो मैंने खुद ही दिया, और बहुत कम उम्र में दिया। जिस उम्र में, यानी कक्षा 8वीं के आसपास, ये नाम मैंने स्वयं को दे दिया था कि एक दिन मेरी किताब पब्लिश होगी तो मैं शिशिर सोमवंशी के नाम से जाना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कवि थे उस समय जिनके नाम अलग थे। तो हम अपने से पहले वालों को देखते हैं और ये समझ में आते हैं, जैसे मेरा नाम था जो व्यक्तिगत हो जाता है। हम लोग उस समय जब पढ़ते थे तो अगर क्लास में अटेंडेंस भी लेनी होती तो एक संजय नाम पुकारने पे 5 या 7 हाथ खड़े हो जाते थे, या सड़क पे चलने पे भी उतना दिखाई पड़ता था। तो मैं अलग कहाँ हो पाया। तो ये भावना आई कि थोड़ा सा कविता में हमारी कविता अलग दिखाई पड़े, तो उसको ध्यान में रखते हुए कोई ऐसा नाम हो जिसमें मैं सुकून महसूस करूं। और शिशिर सोमवंशी में शिशिर का जो अर्थ आया
जो समझ में आता है कि मैं पहाड़ों पर रहा, ठंड भी पड़ती थी, तो शिशिर का महीना भी बहुत ठंडा होता है। तो वो महीना मुझे पता नहीं, लोगों को ठंड नहीं पसंद है, मुझे ठंड पसंद है। तो मुझे वो नाम का महीना अच्छा लगता था, तो मैंने उसको रखा और वही नाम जुड़ गया। तो वो नाम लोगों को पसंद भी आया। साहित्य में बहुत अधिक लोगों ने उसमें प्रेम दिया, तो अधिकांश लोग साहित्य के क्षेत्र में एक शिशिर सोमवंशी के नाम से जान रहे हैं। और जो कार्य क्षेत्र है विज्ञान का है, और जो हमारा जो प्रोफेशनल जो स्कोप है, वहाँ पर डॉक्टर संजय सिंह जो माँ बाप का दिया हुआ नाम है वो चलता है। तो मैंने दोनों जिम्मेदारियाँ निभाने की कोशिश की है, और दो जिम्मेदारियाँ निभाना कठिन होता है, लेकिन उस कठिनाई में भी एक अपना नयापन है, एक रचनात्मकता है, तो इस वजह से ये नाम पड़ा। तो मैं चाहूंगी कि इस वक्त जो कवि हमारे सामने मौजूद है वो अपनी कोई लेखनी हमसे हमारे सामने जाहिर करें। बिल्कुल, मैं कुछ सुनाना चाहूँगा। जब होगी सुबह तुम रख लेना, जब होगी सुबह तुम रख लेना अपने हिस्से सारी सारी, इस डूबती बोझिल शाम को तुम एक काम करो, मेरे नाम करो। तुम जी लोगे मैं जी लूँगा, मैं जी लूँगा तुम जी लोगे। कोने कोने जो रहता है, जो काल सरित की धारा में बनकर अमृत जो बहता है, उस अमृत की थोड़ी बूंदें तुम पी लेना, मैं पी लूँगा, तुम जी लेना, मैं जी लूँगा। वाह, ये बहुत ही बेहतरीन कविता थी आपकी। अभी इस वक्त जो आपको दर्शक सुन रहे होंगे जी, ये कविता सुन के लाजमी है कि उनके मन में भी ये ख्याल आ रहा होगा कि वो भी कुछ दो शब्द तो मोटिवेट होके लिख ही दे। नहीं, बहुत अच्छा। तो मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि एक कवि बनने के लिए किन कारकों की जरूरत होती है? कवि बनने के लिए जो पहला कारक है, अच्छा मनुष्य होना, एक खुलापन होना, सोच का खुलापन, संकीर्णता ना हो, जी। तो और सबका समावेशी एक स्वभाव आपका हो, सबको साथ लेकर चल सकें, और दूसरे के दर्द के प्रति संवेदना बहुत आवश्यक है। दूसरे की दर्द के प्रति संवेदना बहुत लोगों में होती है, दूसरे की खुशी के प्रति, दूसरे की प्रसन्नता के प्रति भी उतनी संवेदना, कि उस प्रसन्नता के बारे में भी कुछ लिखा जा सके, कुछ कहा जा सके। तो ये मुख्य रूप से तत्व ये है कि एक संवेदनशील मनुष्य, एक संवेदनशील कवि हो सकता है, लेखक हो सकता है, और उसके विचारों में खुलापन बहुत ज़रूरी है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है, जो नए बच्चों के लिए कहना चाहूँगा, जो लोग लिखना चाहते हैं, लिखने से ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना। बिल्कुल, पढ़ना बहुत आवश्यक है। आप सम्मान करते हैं अगर पहले के लिखे हुए का सम्मान नहीं करते, पहले के लिखे हुए की आपको जानकारी नहीं है, तो आपको हर बार लिखेगा जो ये पता चलेगा कि आपने कुछ नया कह दिया। हो सकता है उससे पहले किसी ने कहा हो। तो आप उस चीज़ को देखिए, किसने कैसे कहा है, कहने के तरीके क्या हैं, और कैसे लोग लिखते हैं, तो आपकी एक नई शैली स्वयं की विकसित होगी। आप उससे उभर कर अच्छे तरीके से सामने आएंगे। आज भी पुरानी कथाओं का, पुरानी कवियों का आज भी बहुत मांग है, उन्हें पढ़ा जाता है, उन्हें सुना जाता है। अंत में आपसे ये सवाल है मेरा इस इंटरव्यू के अंत में कि आने वाले समय में भविष्य के लिए आपकी तैयारियां क्या क्या है, प्रकृति को लेकर भी और अपनी लेखनी को लेकर भी? जी, लेखनी को लेकर जो अभी नई तैयारी है, एक पुस्तक जो मानवीय जो संवेदना है, संबंध है, आपसी संबंध है। संबंध समय के साथ बहुत जटिल हो गए हैं, परिवर्तन हो गया, परिवार का स्वरूप बदला है, तो उन पे कुछ कविताएं हैं, उनका एक संग्रह अभी आने वाला है, तो वो एक है पाइपलाइन में। उसके अलावा मैं जो भारतीय समाज है, भारतीय सभ्यता जो आरंभ से सिंधु घाटी से लेकर आज तक रही है, विश्व में अभी अभी लोगों के अंदर पर्यावरण संरक्षण की भावना आई है। 1970 के बाद से पर्यावरण संरक्षण या ग्लोबल वार्मिंग, इस तरह की चीज़ों पर ध्यान बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन जो भारतीय संस्कृति में ये तत्व हमेशा से विद्यमान थे, वो तत्व कहाँ से विद्यमान थे और कैसे कैसे किस किस समय में आगे बढ़े, उसकी पूरी एक हिस्ट्री लिखने की मैं प्रक्रिया में हूँ। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी ये पुस्तक एक आएगी जो बहुत महत्वपूर्ण होगी और भारतीयता को स्थापित करेगी। जो भारतीय कमिटमेंट है पर्यावरण के लिए, वो उभर के वो संकल्प हमारा आएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि जब ये पुस्तक बाजार में आए तो आपका जो भी आइडिया है इस पुस्तक के पीछे, आपका जो भी विज़न है, वो
पूरी तरीके से मुकम्मल हो। इसी के साथ सोमवंशी जी, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और दिल से गुफ्तगू करने के लिए। धन्यवाद। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।